गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वॉइड एग्रीमेंट का कोलेटरल एग्रीमेंट पर क्या इफेक्ट होगा। तो कोई भी एग्रीमेंट अगर वॉइड होता है तो उसके पीछे दो कारण होते हैं। एक कारण क्या हो सकता है कि किसी एग्रीमेंट का वॉइड होना, उसके इलीगल होने के कारण एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। और दूसरा अगर हम बात करें कि एग्रीमेंट वॉइड हो सकता है तो एग्रीमेंट दूसरा किस सिचुएशन में वॉइड हो सकता है, तो जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सप्रेसली जिन एग्रीमेंट्स को वॉइड घोषित कर दिया गया या डिक्लेयर कर दिया गया, तो ऐसे एग्रीमेंट जो होंगे ऐसे एग्रीमेंट्स को भी वॉइड एग्रीमेंट कहा जाएगा। तो इस तरीके से हम देखिए आज हम ये बात करेंगे कि वॉइड एग्रीमेंट का कोलेटरल एग्रीमेंट पर क्या इफेक्ट होगा। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या अगर कोई एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट जो एक कोलेटरल एग्रीमेंट है और जो वॉइड एग्रीमेंट से कनेक्टेड है या वॉइड एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है, तो क्या कोलेटरल एग्रीमेंट वॉइड होगा या कोलेटरल एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। कोलेटरल एग्रीमेंट को वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा या वैलिड एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स वगैरह के थ्रू हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आप लोगों को जानकारी है ही कि जब हम बात करते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट की, तो देखिए वॉइड एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं तो वॉइड एग्रीमेंट में हमने क्या बताया कि एक तो एग्रीमेंट जो वॉइड होता है जिसका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल है, कि जिसका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल है, तो ऐसा एग्रीमेंट जो होगा वो एग्रीमेंट भी वॉइड एग्रीमेंट होगा। दूसरी तरफ देखिए हम बात करते हैं कि एक एग्रीमेंट अब और कब हो सकता है, तो जहां पर देखिए लॉ ने एक्सप्रेसली क्या कर रखा गया हो कि लॉ ने एक्सप्रेसली अगर वॉइड घोषित कर दिया या डिक्लेयर कर दिया है, तो ऐसे एग्रीमेंट जो होंगे ऐसे एग्रीमेंट को भी वॉइड एग्रीमेंट कहा जाएगा। तो अब हम देखिए यहां पर बात करते हैं कि इस वॉइड एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ या इस वॉइड एग्रीमेंट से कनेक्टेड अगर कोई एग्रीमेंट है, तो अगर इससे जुड़ा हुआ या इससे कोई कनेक्टेड एग्रीमेंट है तो वो एग्रीमेंट एक वैलिड एग्रीमेंट होगा या वो एग्रीमेंट एक वॉइड एग्रीमेंट होगा, या वैलिड होगा या वॉइड होगा। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जब हम बात करते हैं कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिया गया, तो जब हम सेक्शन 25 से लेकर सेक्शन 30 तक की देखते हैं, या हम जब बात करते हैं सेक्शन 20 में देखते हैं, तो देखिए सेक्शन 20 में भी एक एग्रीमेंट जो होता है, एग्रीमेंट एक वॉइड एग्रीमेंट होता है। दूसरी तरफ 25 से लेकर सेक्शन 30 तक में भी एग्रीमेंट जो होता है वो एक वॉइड एग्रीमेंट होता है। इसके अलावा में जब हम सेक्शन 56 पैरा 1 पढ़ते हैं, तो सेक्शन 56 पैरा 1 में भी एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होता है। सेक्शन 36 में भी एक एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होता है। सेक्शन 56 पैरा 3 की अगर हम बात करें तो पैरा 3 में भी एग्रीमेंट जो होता है, एग्रीमेंट एक वॉइड एग्रीमेंट होता है। लेकिन यहां पर जब हम एग्रीमेंट की बात करते हैं, ये सारे एग्रीमेंट्स के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये एग्रीमेंट जो है वो इलीगल एग्रीमेंट नहीं है। ये एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट नहीं है। दूसरी तरफ देखिए हम बात करते हैं कि एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट इलीगल कब हो सकता है, तो 23 जब हम पढ़ते हैं, 23 रेड विद सेक्शन 24, तो जब हम सेक्शन 23 रेड विद सेक्शन 24 पढ़ते हैं, तो इन दो सेक्शंस को जब हम साथ साथ, इसके अलावा में भी कुछ सेक्शंस हैं जैसे 57 पढ़ेंगे, सेक्शन 58 पढ़ेंगे, तो यहां पर भी एग्रीमेंट जो होगा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा इलीगल होने के कारण। तो जब हम सेक्शन स्पेशली सेक्शन 23 और सेक्शन 24 को पढ़ते हैं, तो यहां पर यह बताया गया कि कब कोई एग्रीमेंट जो होगा एग्रीमेंट इलीगल हो जाएगा। तो सेक्शन 23 में यह बताया गया कि कब कोई एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट होगा, और अगर कोई इलीगल एग्रीमेंट है, अगर हम बात करें कि कोई इलीगल एग्रीमेंट है, तो वो इलीगल एग्रीमेंट जो होगा वो नेसेसरली एक वॉइड एग्रीमेंट होगा ही होगा, उसको हम एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं कह सकते। तो कोई एग्रीमेंट अगर इलीगल एग्रीमेंट है तो वो वॉइड एग्रीमेंट होगा ही होगा। लेकिन हम अगर ये कहें कि एग्रीमेंट को वॉइड होने के लिए उसका इलीगल होना जरूरी है, तो ये गलत है, क्योंकि केवल और केवल सेक्शन 23 वो कंडीशन है जहां पर एक एग्रीमेंट जो होता है, एग्रीमेंट इलीगल है तो ही वो वॉइड होगा। अदरवाइज अगर हम बात करें कि और भी कंडीशंस हैं जहां पर एग्रीमेंट इलीगल ना होते हुए भी वॉइड हो जाता है। तो हम यहां पर बात करते हैं कि जो कोलेटरल एग्रीमेंट होगा, तो कोलेटरल जो एग्रीमेंट होगा, तो कोलेटरल एग्रीमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा। कोलेटरल एग्रीमेंट जो होगा, कोलेटरल एग्रीमेंट पर
वॉइड एग्रीमेंट का क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां पर हम इसको भी दो तरीके से बात करेंगे कि अगर कोई कोलेटरल एग्रीमेंट एक ऐसे एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है कि जो केवल और केवल वॉइड तो है, लेकिन ऐसा एग्रीमेंट जो है वो क्या नहीं है, इलीगल एग्रीमेंट नहीं है, इलीगल एग्रीमेंट नहीं है। हमने क्या बताया कि वो एग्रीमेंट वॉइड तो है, लेकिन ऐसा एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट नहीं है। तो जो कोलेटरल एग्रीमेंट होगा, तो कोलेटरल एग्रीमेंट को एक वैलिड एग्रीमेंट इस सिचुएशन में कहा जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि कोलेटरल एग्रीमेंट एक ऐसे एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है कि सेक्शन 23 की अगर हम बात करें कि कोलेटरल एग्रीमेंट अगर सेक्शन 23 से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर कोलेटरल एग्रीमेंट जो होगा, कोलेटरल एग्रीमेंट भी वॉइड हो जाएगा। तो जब घेरूलाल पारेख का केस था, घेरूलाल पारेख के केस में जस्टिस सुब्बा राव जो थे, जस्टिस सुब्बा राव ने इस बात को हेल्ड किया कि कोलेटरल एग्रीमेंट अगर किसी इलीगल एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है तो वो वॉइड होगा। अदरवाइज अगर किसी वॉइड एग्रीमेंट से कोलेटरल एग्रीमेंट जुड़ा हुआ है तो वो एग्रीमेंट जो होगा वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। या कोलेटरल एग्रीमेंट अगर इलीगल एग्रीमेंट का है तो ही वॉइड होगा, कोलेटरल एग्रीमेंट केवल वॉइड एग्रीमेंट का है तो वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम सेक्शन 23 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं। जब हम सेक्शन 23 के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो जैसे एग्जांपल के तौर पर ए जो था, ए ने बी से, ए जो था ए ने बी से कोई इलीगल एग्रीमेंट किया। मतलब अगर हम बात करें कि ए ने बी से ये कहा कि आप B1 की प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी को खत्म कर दीजिए या B1 की प्रॉपर्टी को आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, मैं आपको 10,000 रुपीज दूंगा। तो यहां पे अगर हम बात करें कि ए ने बी से ये बोला कि मैं आपको 10,000 रुपीज दूंगा अगर आप B1 की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देते हो, B1 की प्रॉपर्टी को खत्म कर देते हो। तो सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये एक एग्रीमेंट कैसा एग्रीमेंट है, एक इलीगल एग्रीमेंट है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 दिस एग्रीमेंट इज इलीगल एग्रीमेंट। अब यहां पर ए जो होता है, ए ने मान लीजिए कोई पर्सन सी जो था, सी से ये एग्रीमेंट किया कि मैं बी से, क्या एग्रीमेंट करता है कि मैं बी से B1 की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करवाना चाहता हूं, उस प्रॉपर्टी को खत्म करवाना चाहता हूं या उस प्रॉपर्टी पर कुछ नुकसान करवाना चाहता हूं और मुझे 10,000 रुपीज की आवश्यकता है, मुझे 10,000 रुपीज की आवश्यकता है, आप मुझे 10,000 रुपीज दे दीजिए। तो यहां पर ए ने क्या किया, सी ने क्या किया कि ए को 10,000 रुपीज दे दिए, सी ने ए को 10,000 रुपीज दे दिए। अब चूंकि देखिए सी ने जो ए को 10,000 रुपीज दिया है वो 10,000 रुपीज देने का एक एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट इस इलीगल एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है। या अगर हम बात करें कि 10,000 रुपीज देने का जो एग्रीमेंट है वो इलीगल एग्रीमेंट का कोलेटरल एग्रीमेंट है। तो इस सिचुएशन में अगर हम बात करें कि सी और ए के बीच में जो ये एग्रीमेंट हुआ है जिसमें 10,000 रुपीज देने की बात की गई है, ये एग्रीमेंट भी क्या होगा कि वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। दूसरी तरफ देखिए हम बात करते हैं कि इधर जब हम बात करते हैं कि हम मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट का, वेजरिंग एग्रीमेंट का एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए देखिए ए जो था, ए ने बी से कोई ए और बी के बीच में क्या हुआ कि एक वेजरिंग एग्रीमेंट होता है। वेजरिंग एग्रीमेंट आप लोग देखते होंगे कि जैसे शर्त वगैरह लगना। तो ए ने ये बोला, ए ने ये बोला बी से कि ए ने बी से क्या बोला कि नेक्स्ट डे बारिश होगी, नेक्स्ट डे बारिश होगी। बी कह रहा है कि नहीं नेक्स्ट डे कोई बारिश वारिश नहीं होगी। अब ए ने बी से कहा कि अगर बारिश होती है तो आप मुझे 2,000 रुपीज दोगे, आप मुझे 2,000 रुपीज दोगे। और बी कहता है कि अगर बारिश नहीं होती है तो वो क्या कहता है कि आप मुझे 2,000 रुपीज दोगे। तो यहां पर हम चूंकि अगर बात करें कि वेजरिंग एग्रीमेंट भी एक वॉइड एग्रीमेंट होता है, लेकिन वेजरिंग एग्रीमेंट को हम इलीगल एग्रीमेंट नहीं कहते हैं, वो केवल वॉइड एग्रीमेंट है, वो इलीगल एग्रीमेंट नहीं है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ कि ए ने बी को क्या बोला कि अगर बारिश हुई तो आप मुझे 2,000 रुपीज दोगे।
और बी ने कहा अगर बारिश नहीं होती तो आप मुझे 2000 रुपीज दोगे। यहां पर किसी भी तरीके से इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट, यहां पर जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट एक वॉइड एग्रीमेंट है। लेकिन ये केवल और केवल हमने क्या बताया, वॉइड एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट नहीं है। अब यहां पर मान लीजिए बी ए जो था, ए के पास में पैसे नहीं थे, ए के पास में पैसे नहीं थे और ए ने सी को बताया कि मैंने 2000 रुपीज की शर्त लग रखी है बी से, 2000 रुपीज की शर्त लगी है किससे, बी से, तो इस वजह से हमें कुछ पैसे की आवश्यकता है, आप मुझे पैसे दे दीजिए, आप मुझे पैसे दे दीजिए। तो सी जो था, सी ने 2000 रुपीज दे दिए ए को। तो चूंकि हम यहां पे बात करें कि सी और ए के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है या सी और ए के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है वो कोलेटरल है किस एग्रीमेंट का, वो वॉइड एग्रीमेंट का कोलेटरल है, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट का कोलेटरल नहीं है। तो इस स्थिति में अगर हम बात करें कि ये एग्रीमेंट जो था मेन एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट को तो वॉइड किया जाएगा, लेकिन कोलेटरल एग्रीमेंट जो होगा, कोलेटरल एग्रीमेंट एक वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें कि कोलेटरल एग्रीमेंट, तो कोलेटरल एग्रीमेंट को एक वैलिड एग्रीमेंट इस सिचुएशन में माना जाएगा। लेकिन हम जब इंग्लिश लॉ की बात करेंगे तो इंग्लिश लॉ में यहां पर थोड़ा सा फर्क है वेजरिंग एग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। जब हम वेजरिंग एग्रीमेंट की बात करते हैं तो इसके कॉन्टेक्स्ट में इंग्लिश लॉ में फर्क है कि इंग्लिश लॉ की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश लॉ में वेजरिंग एग्रीमेंट को एक इलीगल एग्रीमेंट कहा जाता है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जब हम इंग्लिश लॉ में बात करेंगे तो इंग्लिश लॉ में वेजरिंग एग्रीमेंट भी इलीगल होगा और उस इलीगल एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ कोलेटरल एग्रीमेंट या इलीगल एग्रीमेंट का कोलेटरल एग्रीमेंट जो होगा उसको भी वॉइड एग्रीमेंट कहा जाएगा। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो इसी तरीके के और भी जो छोटे छोटे वीडियोस वगैरह हैं मैं इस तरीके से डालता रहूंगा और आप लोगों को अगर चीजें समझ में आई हैं ठीक है तो आप लोग कमेंट करके बताइए और बाकी जो भी चीजें आपको डाउट है या किसी भी स्टूडेंट को डाउट है अगर आप कमेंट करेंगे तो वो चीजें क्लियर हो। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।